पूरी दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे खतरनाक घोस्ट जो कि खुलेआम घुमा करते थे, लेकिन उन सभी को पकड़ने के लिए एक टीम ऑर्गेनाइज की गई। पर क्या होगा जब उन सभी का सामना दुनिया के सबसे खतरनाक घोस्ट से होगा। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दिखाते हुए, जिन्हें एक जगह से खबर मिली थी कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। तो इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स अपनी पूरी टीम को लेकर उस जगह पर पहुंच गए। उन्होंने नोटिस किया कि उस जगह के दरवाजे एकदम से बर्फ में जम चुके हैं। जैसे उन्होंने हाथ लगाया तो उनके भी हाथ जमने लगे थे। किसी भी तरीके से पुलिस ऑफिसर्स उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और अपनी जांच पड़ताल चालू करते हैं। वहां पर तो उन्हें दिखाई दिया कि जितने भी लोग मौजूद हैं वो बर्फ के अंदर जम चुके हैं। वहां एक भी इंसान ऐसा नहीं था कि जो जिंदा रहे। हर एक चीज बर्फ के अंदर मौजूद होती है, जैसे कि यहाँ पर कोई आइसबर्ग आकर टकरा गया हो। पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ एक चीज नोटिस होती है जो बर्फ में नहीं जमी थी। वो था एक छोटा सा बॉल जो एक आदमी के हाथ में होता है। अब जब पुलिस ऑफिसर्स उस बॉल को चेक करने जाते हैं तो उसके अंदर से दो चमकीली आंखें दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर तक इसी तरीके से देखने के बाद जब एक पुलिस ऑफिसर ने उसे टच किया तो अंदर मौजूद कोई अनजान चीज एक्टिवेट हो जाती है। अचानक इस बदलाव के कारण जितने भी लोग जमे हुए थे वो सब टूट कर गिरने लग जाते हैं। यानी उन सभी की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। उस बॉल के अंदर कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक घोस्ट मौजूद था। किसी रीजन की वजह से उसे बॉल में कैद कर दिया गया है। पर जरा सोचो कि जब ये बॉल से बाहर आ जाएगा तो कितनी तबाही मचाएगा। हमें तो अब एक शहर में कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि अजीब सी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ रहे थे। उस गाड़ी के अंदर बहुत ही अजीब तरीके के वेपन्स मौजूद होते हैं। दरअसल बात ये थी कि इन पूरे लोगों का ग्रुप घोस्ट बस्टर्स होते हैं। यानी शहर में जितने भी बुरे घोस्ट थे जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सभी उन्हें पकड़ कर रखने का काम करते थे। ये सब इसीलिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और अभी भी वो शहर के अंदर एक घोस्ट के पीछे पड़े होते हैं उसे पकड़ने के लिए। वो घोस्ट तो कोई क्रिएचर जैसा दिख रहा था जो हवा में लगातार उड़ता जाता है। उनमें से एक लीडर जिसका नाम कैली था वो सभी को गाइडेंस देती थी। स्टैन नाम का उसका एक साथी और बी और लियो नाम के उनसे छोटे लोग भी मौजूद थे। ये चारों की टीम लगातार उस घोस्ट का पीछा करते रहती है, लेकिन शायद वो सड़क पर ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं और वो नुकसान भी पहुंचा रहे थे। अब यहाँ सबसे पहले स्टैन उस घोस्ट को पकड़ने के लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स उसके ऊपर छोड़ता है। ये वायर्स किसी को भी पकड़कर नीचे खींच सकते थे, लेकिन वो घोस्ट काफी फास्ट होता है। उस घोस्ट के ऊपर ये वायर बिल्कुल भी काम नहीं करता और उसे नीचे खींचने के बजाय वो दूर भाग जाता है। अब यहाँ लियो नाम का एक लड़का एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार निकालता है। इसमें भी कई सारी टेक्नोलॉजीज इंक्लूड की गई थी जो घोस्ट को पकड़ने में काम आती है। उसने भी पूरा ट्राई किया कि घोस्ट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैप्चर कर ले, पर अफसोस इसका कोई फायदा नहीं होता। घोस्ट अभी भी एकदम से फरार था और वो यहाँ से वहाँ तबाही मचा रहा होता है। अंत में आती है कैली की बारी जो अपने एक ड्रोन को भेजती है। इस ड्रोन के अंदर भी हाई टेक का यूज किया गया था जो कि बड़े से बड़े घोस्ट को पकड़ने के लिए काबिल होती है। कैली ने तो अपनी हाई टेक्नोलॉजी की कई सारी फंक्शनैलिटी की वजह से उस उड़ रहे घोस्ट को कैप्चर कर ही लिया था। घोस्ट ने कई सारी तबाहियां भी मचाई थी, लेकिन उनकी टीम पकड़ने में उसे कामयाब हो जाती है। पर अफसोस इतनी तेजी से कार चलाने की वजह से उनकी कार का भी एक्सीडेंट हो गया था। शहर के हर एक चीजों को काफी बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए अब उन सभी की टीम को मेयर अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मेयर ने तो उन्हें साफ बोल दिया कि तुम बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे हो। और तो और उन्होंने अपनी टीम के अंदर बी नाम की अंडर एज लड़की को भी काम पर रखा है। ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर सारी चीजें लिमिट के क्रॉस कर गई तो उनकी टीम को बंद करना होगा। स्टैन अब मेयर को समझाने लगा कि हम सब तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम नहीं होंगे तो शहर में मौजूद घोस्ट को कौन पकड़ेगा। स्टैन और कैली तो एक मौका मांगते हैं कि आगे से वो इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि ज्यादा नुकसान ना हो। मेयर को भी पता था कि ये सब अपना काम बखूबी जानते हैं, लेकिन शहर की इकोनॉमी पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सभी लोग इस बात को समझ गए और वो उस पकड़े गए घोस्ट को अपने अड्डे पर लेकर आ जाते हैं। हमें तो बी दिखाई गई जो बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि स्टैन और कैली ने डिसाइड किया था कि उसे 2 साल के लिए टीम में शामिल ना किया जाए। उसके बाद तो बी उनके साथ हर एक मिशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। बी इन बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो वहाँ से नाराज होकर जाने लगी होती है, पर स्टैन और कैली को पता था कि कुछ समय में वो उसे मना कर लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर वो दोनों पकड़े गए घोस्ट को किसी टनल में डालते हैं जहाँ पर वो यूजुअली घोस्ट को रखा करते थे। यानी उस जगह के अंदर अब तक के सारे घोस्ट मौजूद हैं जो उन घोस्ट बस्टर्स की टीम ने पकड़ा है। अब जब स्टैन उस घोस्ट को अंदर डाल रहा होता है तो वो मशीन ठीक से काम नहीं कर रही होती। कैली भी तुरंत ही आकर स्टैन की मदद करती है और दोनों किसी भी तरीके से उस घोस्ट को अंदर डाल ही देते हैं।
पर शायद इस मशीन की मेंटेनेंस की जरूरत है। अगर ये टूट गई तो पूरे घोस्ट जो अब तक पकड़े गए हैं वो सब आजाद हो जाएंगे। इस बात का ध्यान स्टैन रखता है और वो कैली को भी याद दिलाता है कि हमें इसे ठीक करना होगा। अब हमें शहर के बीचों बीच एक शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर घोस्ट से रिलेटेड हर एक सामान को बेचा जाता था। ये काम इल्लीगल होता है और सरकार ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जो इस पूरे काम को इलीगली चला रहे होते हैं। अब हमें उसी एक शॉप पर एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में वही बॉल था जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा होता है, यानी कि वो आदमी इस बॉल को वेंडर को बेचने आया है। अब जैसे ही वो दुकानदार उस बॉल को अच्छी तरीके से देखने लगा और अपने घोस्ट डिटेक्टर से उसमें सेंस करता है तो उसे ये अंदाजा लग गया कि इसके अंदर कोई तो घोस्ट मौजूद है। और ये घोस्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि ये अंदर रहते ही अपनी छाप छोड़ जा रहा था, यानी इसकी वजह से घोस्ट डिटेक्टर मशीन भी खराब हो जाती है और चारों तरफ की चीजें बर्फ में जमने लगी होती हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो घोस्ट उस बॉल के अंदर है उसकी ताकत कितनी होगी। वो अंदर रहकर ही इतनी ज्यादा तबाही मचा दे रहा है। आसपास की चीजें बर्फ में कन्वर्ट होने लगी थी और ये असर शहर की सड़कों पर भी दिखाई देता है। काफी सड़कों को नुकसान पहुंच रहा था, यहाँ तक कि कैली और स्टैन का वो जो सीक्रेट बेस होता है उस जगह पर भी ये बर्फबारी पहुंच गई होती है। वो जिस मशीन के अंदर घोस्ट को भर कर रखते थे उस पर इसने प्रभाव डाला। बर्फ का ये हमला उस मशीन को थोड़ा और खराब कर देता है। वहाँ की दीवारों में बहुत बुरी तरीके से दरार आ चुकी थी। ऐसा लग रहा होता है कि बॉल में जो घोस्ट मौजूद है वो कुछ बड़ा करना चाहता है। स्टैन और कैली को इस बारे में कुछ समझ नहीं रहा था। वो सोचते हैं कि जरूर ये भूकंप की वजह से हुआ है। वो दोनों मिलकर अपनी मशीन को भी अच्छी तरीके से ठीक कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ हमें लियो नाम का उनका एक मेंबर दिखाया गया जो कि किसी पड़ोस में जाकर भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वहाँ के पड़ोसियों ने काफी कंप्लेन की थी कि इस जगह पर एक घोस्ट है जो उनके सामानों को तहस नहस कर देता है। तो लियो अपने सारे डिटेक्टिव टूल की मदद से उसे ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद आखिरकार लियो ने उसे ढूंढ ही लिया था जो एक ग्रीन कलर का भूत होता है। वो तो तुरंत ही लियो पर ही अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। लियो इस तरीके से उस घोस्ट को जाने नहीं देने वाला था तो वो तुरंत ही अपने बाकी टीम मेंबर्स यानी स्टैन और कैली के पास आकर ये बात बताता है। अब स्टैन और कैली भी इस तरीके से घोस्ट को खुला छोड़ नहीं सकते थे। कैली, स्टैन और लियो तो तुरंत ही वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन वो बी को अपने साथ नहीं लेकर जाते। ऑब्वियसली बी को अभी के लिए किसी भी मिशन में शामिल नहीं किया जाता और उसे 2 साल बाद ही इसका मौका मिलेगा। बी इस बात से नाराज हो गई और एकदम अकेली हो जाती है। कोई उसके साथ टाइम पास नहीं कर रहा था तो वो अकेले ही गार्डन में चेस खेलने लगी। पर थोड़ी देर बाद पता चला कि वहाँ पर कोई घोस्ट आ चुका है जो उसके साथ चेस खेल रहा है। अब ये कौन था? शुरुआत में तो बी देखकर एकदम चौंक गई, लेकिन अब फ्रेंड्स उसके साथ नहीं है तो वो उस घोस्ट के साथ ही गेम खेलने लगी चेस का। धीरे धीरे वो घोस्ट अपने असली रूप में आ जाती है और बी से पूछती है कि तुम मुझसे डर क्यों नहीं रही। लेकिन बी ने साफ बता दिया कि मैं दिन में कितने घोस्ट से मिलती हूँ, मुझे इन चीजों से अब बिल्कुल डर नहीं लगता। दोनों आपस में मिलकर काफी सारी बातें करते हैं और चेस को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ स्टैन और कैली अपना एक मिशन कंप्लीट करके वापस आने के बाद उन्होंने एक इंजीनियर को बुलाया था। ये इंजीनियर उसकी वो घोस्ट पकड़ने वाली मशीन की देख रेख करेगा और मेंटेनेंस करेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और अगर वो मशीन खराब हो गई तो सारे घोस्ट आजाद हो जाएंगे। वो इंजीनियर एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता था जो इसी तरीके के घोस्ट बस्टर की टेक्नोलॉजी को ठीक करता था और उन्हें एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाता था। इंजीनियर ने सारी चीजें बताते हुए कहा कि वो उनकी मशीन को तो ठीक कर देगा, लेकिन वो अब काफी आउटडेटेड हो चुकी है। उन्होंने कई साल की मेहनत के बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो उनके बंकर में मौजूद थी। उस इंजीनियर ने अब कैली की पूरी टीम को वो विजिट करने के लिए बुलाया। वो एक बहुत ही एडवांस बेस सेंटर था जहां घोस्ट से रिलेटेड सारी चीजें मौजूद हैं। उस जगह पर वो सारे घोस्ट को स्टोर भी कर सकते हैं और उन पर रिसर्च भी करते हैं। कैली की पूरी टीम उस जगह पर जाकर एक्सप्लोर करती है और नए नए टेक्नोलॉजीज देखती है। यहाँ तक कि इंजीनियर ने उन्हें एक ऐसी मशीन के बारे में बताया जिसमें अगर वो कोई भी वस्तु रख देंगे जिसके अंदर घोस्ट मौजूद है और मशीन को चालू करने पर वो घोस्ट तुरंत ही बाहर आ जाता था। इसमें ऑटोमेटिक फंक्शनैलिटी है कि वो घोस्ट को पकड़कर स्टोर भी कर देती थी। इन चीजों को देखकर कैली और स्टैन भी चौंक गए, क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट तो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। तब से वो सारे काम मैन्युअली करते आ रहे हैं। बट अब इन चीजों को देखकर वो समझ गए कि इन टेक्नोलॉजीज का उन्हें जरूरत है। अब सारी चीजें देखने और परखने के बाद उनकी टीम वापस अपने अड्डे पर आ गई। उन्हें एक और मिशन मिला होता है किसी घोस्ट को पकड़ने का, तो कैली, स्टैन और लियो तुरंत ही निकल पड़ते हैं। यानी उन सभी ने बी को वापस अकेला छोड़ दिया। बट थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ एक और कॉल आता है जिसे कि बी ने पिक किया था। वो कॉल एक रेस्टोरेंट से आ रहा था जहाँ पर एक भूत आकर तबाही मचा रही है, यानी उस भूत को पकड़ने के लिए उन्होंने कॉल किया है। अब भी इन चीजों के बारे में स्टैन और कैली को नहीं बताती।
उसने तो अपने एक साथी को उठाया और उसके साथ सारे सूट बूट पहन कर निकल पड़ी उस रेस्टोरेंट में भूत को पकड़ने के लिए। इतने दिन बाद मिशन करने पर बी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। हमें तो अब उस इंजीनियर को दिखाया गया जो अपने उस एडवांस बेस सेंटर में मौजूद था। उसके पास अब कहीं न कहीं से वो बॉल आ चुकी होती है जिसमें सबसे खतरनाक घोस्ट मौजूद है। इसके बारे में बिना जाने उसने उस एडवांस मशीन के अंदर रख दिया जो कि घोस्ट को बाहर निकालती थी। अब ऐसा करने पर जैसे ही मशीन को एक्टिवेट किया जाता है तो वो बॉल बहुत ज्यादा एक्टिव होने लगा और उसका प्रभाव चारों तरफ दिखने लगा होता है। इंजीनियर और वहां मौजूद एक लेडी हेल्पर बहुत ज्यादा चौंक गई क्योंकि ऐसा तो कभी कोई घोस्ट रिएक्ट नहीं करता। अगले ही मोमेंट में उस बॉल के अंदर से एक छोटा सा भूत बाहर निकलता है। इस घोस्ट का चेहरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था और अब उसके बाहर निकलने की वजह से चारों तरफ का टेम्परेचर कम होने लगा। उनकी मशीन ठीक तरीके से काम ही नहीं कर पाती और घोस्ट को कैप्चर भी नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली वो घोस्ट बाकी घोस्ट से बहुत ताकतवर है। ये बर्फ वाला घोस्ट तो सीधा वहां से निकल कर आजाद हो जाता है। इंजीनियर तो यहाँ उस बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि घोस्ट को वापस उसके अंदर डाल दिया जाए, बट उसे हाथ लगाते ही उसका हाथ बर्फ में कन्वर्ट हो गया और बॉल नीचे गिर जाती है। जाने अनजाने में उन्होंने सबसे बड़े खतरे को आजाद कर दिया है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ दूसरी तरफ हमें बी को दिखाया गया अपने उस साथी के साथ जो रेस्टोरेंट में पहुंचती है। रेस्टोरेंट वालों से पूछने पर वो घोस्ट के बारे में बताते हैं जैसे कि जब बी जाकर देख रही थी तो पता चला कि ये वही घोस्ट है जो उसके साथ गार्डन में चेस खेल रही थी। बी ने उस घोस्ट से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अब वो घोस्ट उसकी बात नहीं मान रही थी तो बी ने अपनी इलेक्ट्रोफाई मशीन निकाली और उसके ऊपर शूट किया, पर वो घोस्ट वहां से बचकर कहीं दूर निकल जाती है। इस पूरे हमले से रेस्टोरेंट वालों का बहुत नुकसान हुआ था और वो गुस्सा भी हो चुके थे क्योंकि उन्होंने तो घोस्ट बस्टर की टीम को बुलाया था। तो फिर यहाँ पर कम एक्सपीरियंस वाले मेंबर्स क्या कर रहे हैं? बी भी इस बात से एकदम पैनिक होने लग जाती है कि अब वो क्या करेगी। बी तो अब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर वापस अपने घर पर चली गई थी। आधी रात के समय बी के पास वही घोस्ट आती है जो उसे गार्डन में मिली थी। वो तो उससे कुछ बात कर रही होती है और कुछ क्वेश्चंस भी पूछती है कि आखिर तुम घोस्ट को क्यों पकड़ते हो। बी ने साफ बता दिया कि घोस्ट बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं, इसीलिए हम बुरे घोस्ट को एक जगह पर कंटेनर में बंद करके रखते थे ताकि वो बाहर ना निकल पाए। बी को लग रहा था कि ये घोस्ट बहुत अनजान है और इसीलिए इन चीजों के बारे में पूछताछ कर रही है। अब जब यहाँ बी सोने चली जाती है तो वो अजीब सी घोस्ट जिसका नाम मेलोडी था, उसके पास वही आइस वाला घोस्ट आता है जो इस बॉल में से निकला था। फिलहाल तो उस घोस्ट ने अपना रूप दिखाया नहीं और वो इनविजिबल होता है। मेलोडी तो अब एकदम सीरियस हो गई और उस घोस्ट से कहती है कि तुम्हारा काम जल्द से जल्द हो जाएगा और मैं इस लड़की यानी कि बी से ही वो काम करवाऊंगी। इन पूरी चीजों से हमें इतना तो अंदाजा लग जाता है कि वो आइस वाला घोस्ट बाकी घोस्ट के साथ कुछ तो प्लान बना रहा है। ये इतना बड़ा होगा कि शायद इंसान उन्हें रोक भी ना पाए। वहीं दूसरी तरफ हमें कैली, स्टैन और सभी को दिखाया गया जो उस इंजीनियर के साथ थे। इंजीनियर को काफी चोट लगी होती है और अब वो उस बॉल के ऊपर थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इंजीनियर ने अपने रिजल्ट्स दिखाए कि जब इस बॉल को गर्म किया जा रहा है तो ये अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है, यानी ये कोई नॉर्मल बॉल नहीं बल्कि इसके अंदर कुछ अजीब सा है और अगर इस बॉल को किसी दूसरी आत्माओं और घोस्ट के सामने रखा जाए तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी, जैसे कि बॉल कोई कंटेनर है और इसके अंदर बिना किसी टेक्नोलॉजी के घोस्ट को कैद किया जाता था। उनमें से यहाँ किसी को नहीं समझ रहा होता कि आखिर ये चीजें किससे रिलेटेड है, तो इसीलिए अब उस आदमी को ढूंढा जाता है जिसने कि ये शॉप पर बेचा था। उस आदमी का नाम डीन होता है और अब सभी लोग उसके घर पर पहुंच गए थे। डीन से पूछने पर उसने बताया कि वो बॉल तो उसके ग्रैंड मदर का था जो बहुत ही पुराना होता है और कई सालों से उसके घर में था। डीन को लगा कि इन्हें कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो उन्हें अपने उस जगह पर लेकर गया जो उसके पूर्वजों की थी। वहाँ पर तो कई सारी एंशिएंट चीजें रखी गई होती हैं जो सालों पुरानी थी। अब यहाँ और ज्यादा पूछताछ करने के लिए डीन को पुलिस ऑफिसर लेकर जाते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि वो किसी घोस्ट के साथ मिलकर काम तो नहीं कर रहा है या फिर उसकी बॉडी में कोई घोस्ट छुप कर तो नहीं बैठा है। डीन की बॉडी पर कई सारे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं और उस पर टेस्टिंग करना भी स्टार्ट कर दी गई थी। अब सभी नोटिस कर रहे थे कि जैसे जैसे डीन की बिहेवियर चेंज होते हैं साइड में लगी हुई आग की फ्लेम्स भी बढ़ती घटते जा रही थी, यानी इसका रिलेशन जरूर किसी घोस्ट से हो सकता है। सभी उस बॉल के बारे में जानने के लिए बहुत बेसब्री से लग गए। बी और उसका एक साथी उसी शॉप पर मौजूद था जहाँ पर पहली बार डीन ने ये बॉल बेची थी। बी शॉपकीपर के साथ मिलकर कई इन्फॉर्मेशन निकालती है लेकिन उसका एक दोस्त एक वीडियो दिखा रहा था। ये एक ऐसे आदमी की है जो हर तरीके के घोस्ट के बारे में जानता है। अगर हम बॉल के बारे में उससे पूछे तो जरूर उसे कुछ पता होगा। इस आदमी ने तो घोस्ट और उनकी चीजों के ऊपर एक एल्बम भी लिखी है जो बहुत फेमस है।
तो अब इन्हीं चीजों के बारे में पता करने के लिए वो तीनों निकल पड़ते हैं उस आदमी के पास। थोड़ी देर में वहां पहुंचने पर वो उसे बॉल दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। वो आदमी जैसे ही बॉल को देखता है तो वो उसके बारे में समझ गया। वो तो इतना भी कहने लगा कि बॉल के ऊपर एक एंशिएंट लैंग्वेज लिखी गई है और अगर थोड़ी मेहनत करे तो वो इस लैंग्वेज को डिकोड भी कर सकता है। बी, शॉपकीपर और उसका साथी इस बात से खुश हो जाते हैं और वो उससे डिकोड करने में मदद करने लगे। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो सब अब रिजल्ट पर आ जाते हैं। वो अनजान आदमी तो अब बॉल के बारे में बहुत सारे सीक्रेट बताने लगा कि इस बॉल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट को कैद करके रखा गया था जिसे कि आइस किंग के नाम से भी जाना जाता है। कई साल पहले जब ये आइस किंग एग्जिस्ट किया करता था तो एक राजा ने उसे अपने पास बुलाया। इस राजा ने आइस किंग की सारी पावर्स का यूज किया अपने सभी दुश्मन को हराने के लिए और एंड में बहुत ज्यादा तबाही के बाद राजा ये जंग जीत भी जाता है। आइस किंग भी उनकी मदद कर रहा था ये सब हासिल करने में, पर थोड़े समय बाद किंग को ऐसा लगने लगा कि आइस किंग की ताकतें उसके बॉडी में भी होनी चाहिए। इसीलिए अब वो अपने सैनिकों की मदद से आइस किंग पर बहुत जुल्म करता और उसकी पावर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता। आइस किंग को इससे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उसने सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। वो इतना ज्यादा पावर फैला देता है कि हर एक चीजें बर्फ में कन्वर्ट होती जा रही थी। राजा की पूरी सेनाएं इसी तरीके से खत्म होती चली गईं। आइस किंग पर मानो भूत सवार हो चुका था और वो हर एक चीजों को डिस्ट्रॉय करता जाता। ऐसा चलता रहेगा तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तब एंट्री होती है फायर मास्टर्स की। ये फायर मास्टर्स बहुत बहादुर थे और उन्होंने आइस किंग को पकड़कर बहुत ही बुरी तरीके से मारा और उसकी बॉडी को छोटा करके उसी बॉल में बंद कर दिया। जब तक इस बॉल को ओपन नहीं किया जाएगा तब तक आइस किंग आजाद नहीं होगा और इन चीजों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन फायर मास्टर्स की होती थी। अब यहाँ वो अनजान आदमी आइस किंग की एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जब पहली बार उसे बॉल के अंदर बंद किया जा रहा था, पर जब वो उसे प्ले करने गए तो एक छोटा सा भूत म्यूजिक प्लेयर के अंदर घुस जाता है। वो तो म्यूजिक प्लेयर को अब वहां से लेकर दूर भागने लगा था। सभी लोग उसके पीछे चले जाते हैं पकड़ने के लिए क्योंकि उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुननी थी। शायद उसके अंदर कोई सुराग मिल जाए आइस किंग को हराने का। सभी लोग तेजी से भागने लगे और वो घोस्ट तो अब लायन के स्टैचू के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल करने लगता है। उसने तो हमला भी कर दिया था बी और उसके साथियों पर, लेकिन बी बड़ी बहादुरी से एक कैनन उठाती है और उससे मारकर डिस्ट्रॉय कर देती है। अफसोस की बात ये थी कि वो म्यूजिक प्लेयर जिसके अंदर आइस किंग की वो आवाजें मौजूद थी वो भी टूट चुकी होती हैं, यानी वो उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब इतनी ज्यादा तबाही वापस से मचाने के कारण पुलिस ऑफिसर बी को वापस से पूछताछ के लिए लेकर आ जाते हैं। बी अपने आप से फिर डिसअपॉइंटेड थी, पर एट द एंड वो अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहती थी। पुलिस ऑफिसर्स और मेयर को जब ये बात पता चली तो वो अब डिसीजन लेते हैं कि घोस्ट बस्टर की टीम को बंद करना होगा। वो अब और ज्यादा काम नहीं कर सकती क्योंकि शहर का पहले से नुकसान हो चुका है। कैली और स्टैन को जब इन चीजों के बारे में पता चला तो वो बहुत ही उदास हो जाते हैं। उनके तो घर को भी बंद कर दिया गया था जहाँ पर वो घोस्ट को कैद करके रखते थे। उनके पुलिस ऑफिसर्स द्वारा सारे वेपन जब्त कर लिए गए होते हैं। एक तरीके से वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते घोस्ट को पकड़ने का। अब तो यहाँ पर डीन जब उस जगह पर आया तो वो अनजान आदमी जिसने कि आइस किंग के बारे में कुछ बताया था वो उससे कहने लगा कि तुम ही फायर मास्टर हो, तुम्हें उस बॉल को बेचना नहीं चाहिए था क्योंकि इससे ही वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब आइस किंग को रोकने का काम एक फायर मास्टर ही कर सकता है। डीन इन चीजों के बारे में पता लगाकर चौंक गया क्योंकि उसके पास तो कोई पावर्स नहीं है, बट उस अनजान आदमी ने समझाया कि तुम्हें अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये हो सकता है। डीन इन चीजों पर भरोसा तो नहीं करता, लेकिन जब वो बैठकर एक लाइटर के सामने जब अपना हाथ हिला रहा था तो वो उस हिसाब से आग मूव होती है, यानी जाने अनजाने में डीन आग की लपटों को कंट्रोल कर रहा था। इससे ये प्रूफ होता है कि डीन एक फायर मास्टर है, पर उसे अपने स्किल्स पर काम करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करनी होगी क्योंकि वहां दूसरी तरफ आइस किंग बहुत ताकतवर बन चुका है और अगर वो अपनी पूरी ताकतें एक्वायर कर लेगा, जो कि वो करने ही वाला है, तो शायद पूरी दुनिया आइसबर्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। इन चीजों का जिम्मा घोस्ट बस्टर्स के ऊपर है कि वो फायर मास्टर को रेडी करें क्योंकि आगे आने वाली जंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है। आखिर घोस्ट बस्टर्स उनसे जीत पाएंगे कि नहीं ये तो हमें पार्ट 2 में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहीं पर फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।